water purifier. In association with Prestige Institute, NAC A++, PIMR Indore, Pride of Central India. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज के इस नए शो डिकोड में आपका स्वागत है। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका के हमले के दौरान आपने बंकर बस्टर बॉम्ब्स के बारे में बहुत सुना होगा। अब इसी प्रकार का एक बंकर बस्टर बॉम्ब भारत भी विकसित कर रहा है और यह एक बहुत बड़ी खबर है। यह बॉम्ब अमेरिका के बॉम्ब से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा और यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इजराइल के पास भी नहीं है और इसीलिए उसे ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट करने के लिए अमेरिका की मदद लेनी पड़ी थी। अगर भारत ने यह बॉम्ब बना लिया तो पाकिस्तान और चीन के न्यूक्लियर हथियार और उनके अंडरग्राउंड कमांड सेंटर्स भारत के निशाने पर आ जाएंगे और इसलिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। आज हम आपके लिए इसका विस्तार से एक विश्लेषण करेंगे। और जब भारत इतना कुछ कर रहा है तो चीन भी चुप बैठने वाला नहीं है और अब चीन भारत के बिना दक्षिण एशिया में सार्क जैसा एक गठबंधन बना रहा है, जिसमें चीन भारत के सारे पड़ोसी देशों को शामिल करने की कोशिश कर रहा है। इस गठबंधन का नाम होगा साउथ एशिया चाइना अलायंस, यानी SACA। आप इसे साका भी कह सकते हैं। लेकिन भारत इससे भी बड़ा खेल खेल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ दक्षिण एशिया के देशों के साथ ही नहीं बल्कि दूसरे महाद्वीपों के देशों के साथ भी अब दोस्ती कर रहे हैं। और कल प्रधानमंत्री मोदी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के 5 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। और आखिर में हम आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल की कहानी दिखाएंगे जिसने अकेलेपन और डिप्रेशन का शिकार होने की वजह से पिछले कई सालों से अपने आप को अपने घर में बंद करके रखा हुआ था। और जब एक NGO 55 साल के इस व्यक्ति को बचाने के लिए उसके घर पहुंचा तो घर की हालत ऐसी थी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहले हम आपको यह दिखाने वाले हैं कि भारत किस तरह से अपना स्वदेशी बंकर बस्टर वेपन अब बना रहा है। अमेरिका ने पिछले महीने ईरान के 2 न्यूक्लियर साइट्स पर 14 बंकर बस्टर बॉम्ब से हमला किया था, आपको याद होगा। और इस बॉम्ब का नाम है GBU-57 बॉम्ब। यह दुनिया का अकेला ऐसा हथियार है जो जमीन, पहाड़, चट्टान या कंक्रीट के मजबूत से मजबूत बंकर को चीरकर 200 फीट की गहराई तक हमला कर सकता है और वहां मौजूद किसी भी स्ट्रक्चर या सैनिक अड्डे को नष्ट कर सकता है। अब ईरान और इजराइल के बीच हुए युद्ध के बाद भारत भी ऐसा ही एक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और यह पहला मौका होगा जब भारत इस प्रकार का बंकर बस्टर वेपन बनाएगा और सूत्रों के मुताबिक अब इस पर काम शुरू हो चुका है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के वैज्ञानिक इस समय अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में कुछ बदलाव करके एक नया बंकर बस्टर वेपन तैयार कर रहे हैं। अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला कर सकती है, यानी इसकी जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और इस मिसाइल की मदद से परमाणु या पारंपरिक बमों से हमला किया जा सकता है, पर अब इसे एक आधुनिक बंकर बस्टर वेपन के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा। और इस बदलाव के बाद इस मिसाइल की जो रेंज है वो घटकर 2500 किलोमीटर रह जाएगी। यानी जब इसमें यह पेलोड लगेगा तो इसकी जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर से घटकर 2500 किलोमीटर रह जाएगी। और इस मिसाइल के अगले हिस्से को बहुत ही मजबूत स्टील से बनाया जाएगा ताकि हमले के बाद जमीन से टकराने के बाद यह मिसाइल सीधे गहराई तक पहुंचे और फिर इसके बारूद में धमाके के बाद ऐसी शॉक वेव्स बनेंगी जिससे अंडरग्राउंड बंकर या स्ट्रक्चर नष्ट हो जाएगा।
आप जो न्यूज़ देखते हैं, आपके इस अनुभव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसीलिए आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए कई बार हम इस प्रकार के एआई जनरेटेड वीडियोस आपको दिखाते हैं और हमारी ये कोशिश है कि न्यूज़ देखने के आपके अनुभव को हम बहुत बेहतरीन बना दें। अब ये देखिए कि भारत की कोशिश है कि उसका ये बंकर बस्टर वेपन अमेरिका में बने बंकर बस्टर बॉम्ब की मारक क्षमता के या तो कम से कम बराबर हो या उससे भी ज्यादा भीषण हो। अमेरिका के GBU-57 बॉम्ब में करीब 200 फीट गहराई तक जाने की क्षमता है और भारत का स्वदेशी बंकर बस्टर बॉम्ब जमीन के नीचे 250 से 300 फीट की गहराई तक हमला कर पाएगा। यानी अगर आप दोनों की तुलना करेंगे तो भारत का जो बॉम्ब बन रहा है उसमें ज्यादा गहराई तक जाने की क्षमता होगी। अमेरिका के GBU-57 बॉम्ब में लगभग 2500 किलोग्राम बारूद होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पारंपरिक बॉम्ब है, जबकि भारत के बंकर बस्टर वेपन में GBU-57 बॉम्ब के मुकाबले 3 गुना ज्यादा करीब 7500 किलोग्राम बारूद होने की संभावना है और वॉरहेड के हिसाब से यह दुनिया का सबसे बड़ा बंकर बस्टर बॉम्ब बन सकता है। यानी किसी लक्ष्य को नष्ट करने की इसकी क्षमता अमेरिका में बने GBU-57 बॉम्ब के मुकाबले कई गुना ज्यादा होगी। अब सोचिए, अमेरिका अपने B-2 स्पिरिट बॉम्बर विमान से अपने इस बॉम्ब को जब लॉन्च करता है तो दुनिया का सबसे महंगा विमान इसे लॉन्च करता है और वहां इस प्रकार के एक एयरक्राफ्ट की कीमत लगभग 18,000 करोड़ रुपए है। तो अमेरिका में बना ये जो बॉम्ब है, ये इस प्रकार के एयरक्राफ्ट से ही लॉन्च हो सकता है। इसके लिए आपको 18,000 करोड़ रुपए का ये एयरक्राफ्ट चाहिए। जबकि अग्नि 5 मिसाइल से बने बंकर बस्टर बॉम्ब से अब हमला करना इससे कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा और इसके लिए किसी एयरक्राफ्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस बंकर बस्टर को मिसाइल के जरिए ही लॉन्च किया जाएगा और इसलिए यह हमला 2500 किलोमीटर की दूरी से भी किया जा सकेगा। अग्नि 5 मिसाइल की 3 बड़ी बातें हैं जो इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर वेपन्स में से एक बनाती है। पहली बात, अग्नि 5 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। हमला करते समय इसकी रफ्तार 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। इस रफ्तार को हाइपरसोनिक स्पीड कहते हैं और इस रफ्तार की वजह से ये बंकर बस्टर वेपन जमीन के अंदर 300 फीट की गहराई तक जाकर हमला कर सकता है। दूसरा, किसी भी दुश्मन के लिए इतनी तेज रफ्तार वाली मिसाइल को रोकना या उसे मार गिराना बहुत ही मुश्किल काम होगा, यानी इसके हमले से बचना लगभग नामुमकिन है। और तीसरी बात, इसमें बंकर बस्टर बॉम्ब गिराने के लिए किसी एयरक्राफ्ट को दुश्मन की सीमा के अंदर जाने की जरूरत नहीं है और सुरक्षित दूरी से ये अटैक करना अब संभव होगा और हाई स्पीड मिसाइल की वजह से कम समय में ही दुश्मन के ठिकानों पर हमला किया जा सकेगा। और इस समय भारतीय वायुसेना के पास स्कैल्प लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स हैं, जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स हैं। ये 500 किलोमीटर की दूरी तक किसी बंकर या किसी कमांड सेंटर पर सटीक हमला कर सकती है। यानी भारत के पास छोटे बंकर बस्टर वेपन्स तो हैं, लेकिन उनमें से कोई भी हथियार अमेरिका के GBU-57 बॉम्ब की बराबरी नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत को ऐसे हथियार की जरूरत क्यों महसूस हो रही है, तो आज हम इसे भी डिकोड करते हैं आपके लिए। इजराइल को ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट्स की पूरी जानकारी थी। वो जानता था कहां-कहां पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, कहां-कहां पर यह काम हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद इजराइल के पास इन न्यूक्लियर प्लांट्स को नष्ट करने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि ये अंडरग्राउंड थे।
तो अभी आपने देखा, इजराइल को सारी जानकारी थी कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स कहां पर हैं, पर उसके पास इन्हें नष्ट करने की क्षमता नहीं थी। और इसके लिए इजराइल ने अमेरिका की मदद ली, क्योंकि जो बस्टर बॉम्ब ऐसी क्षमताओं को नष्ट करने के लिए जरूरी है, वो सिर्फ अमेरिका के पास था। अब जब ये सब कुछ हो रहा था तो हमारे लिए भी इसमें सीख थी, और वो सीख है कि जानकारी होने के बाद भी इजराइल ईरान पर हमला नहीं कर पाया और उसके न्यूक्लियर प्लांट्स को नष्ट नहीं कर पाया। इसके लिए अमेरिका की मदद लेनी पड़ी। हालांकि अमेरिका के हमले के बाद भी ईरान ने यही दावा किया है कि उसके न्यूक्लियर प्लांट्स पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए। अब जिस तरह ईरान के न्यूक्लियर प्लांट जमीन के नीचे मजबूत बंकर्स में ऑपरेट कर रहे थे, इसी तरह से पाकिस्तान और चीन ने भी अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सहित दूसरे कई महत्वपूर्ण मिलिट्री बेसिस को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें जमीन के नीचे जाकर बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की किराना हिल्स पर हमले की खबर आई थी कि भारतीय वायुसेना ने वहां पर हमला किया है। हालांकि भारतीय वायुसेना ने इस हमले से इनकार किया था। किराना हिल्स एक न्यूक्लियर साइट है और वहां इस पहाड़ी के नीचे जमीन की गहराई में पाकिस्तान के न्यूक्लियर मटेरियल्स रखे हुए हैं। अगर कभी युद्ध या संघर्ष की स्थिति में भारत को इसी किराना हिल्स पर हमला करना पड़ा तो वो इस नए बंकर बस्टर बॉम्ब की मदद से पाकिस्तान के इस फैसिलिटी को, न्यूक्लियर फैसिलिटी को नष्ट कर पाएगा। भारत के इस बंकर बस्टर बॉम्ब से दुश्मन पर दो बड़े असर होंगे। पहला असर ये कि इनकी वजह से दुश्मन का कोई भी अड्डा, चाहे वो कितना भी मजबूत हो, जमीन की कितनी भी गहराई में क्यों ना बनाया गया हो, अब सुरक्षित नहीं बचेगा। और दूसरा, लद्दाख के पास LAC पर चीन ने कई टनल्स और अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए हुए हैं और ये सब अब भारत के निशाने पर आ जाएंगे। और चीन के पास भी डोंगफेंग सीरीज की एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। हालांकि इसमें सिर्फ 700 किलोग्राम बारूद ही होता है। अमेरिका की तरह चीन ने भी अपना एक बंकर बस्टर बॉम्ब बनाया हुआ है जिसका वजन कई टन बताया जाता है और इसे किसी एयरक्राफ्ट से ही लक्ष्य पर गिराया जा सकता है। यानी इसके लिए भी एक एयरक्राफ्ट चाहिए, जैसा अमेरिका के बॉम्ब के लिए एक एयरक्राफ्ट चाहिए। पाकिस्तान ने भी अमेरिका से एक बंकर बस्टर बॉम्ब खरीदा है जिसका नाम है BLU-109। इसमें करीब 900 किलोग्राम बारूद होता है और इजराइल ने इसी बम की मदद से हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह के अंडरग्राउंड बंकर पर एक सफल हमला किया था। ईरान और इजराइल युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर से एक बात साफ हो गई। हाल ही में हमने ये जो दो युद्ध देखे हैं, हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा और इजराइल और ईरान का युद्ध देखा। उससे यह साफ हुआ कि किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन में दुश्मन के महत्वपूर्ण अंडरग्राउंड सैन्य अड्डों को नष्ट करने की क्षमता होना अब बहुत जरूरी है और भारत के पास भी ये क्षमता होनी ही चाहिए और भारत अब उसके लिए काम कर रहा है। आज जब बात हो ही रही है हमारी रक्षा व्यवस्था की, हमारे हथियारों की, तो आपको एक खबर और बताते हैं। अब हम भारतीय नौसेना के सबसे आधुनिक युद्धपोत INS तमाल की युद्धक क्षमता को आपके लिए डिकोड करेंगे। यह युद्धपोत अब से थोड़ी देर पहले रशिया के कालिनिनग्राद में भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है और कुछ समय के बाद यह अरब सागर में पाकिस्तान की सीमा के करीब निगरानी के लिए तैनात हो जाएगा। अब सबसे पहले आप इसकी लेटेस्ट तस्वीरें देखिए और फिर हम आपको बताएंगे कि इसे एक अभेद किला क्यों माना जाता है। आज रशिया में आधिकारिक तौर पर INS तमाल को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। इस दौरान भारतीय नौसेना और रशिया की नौसेना समेत कई दूसरे बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद रहे और इस सेरेमनी के बाद इस युद्धपोत पर भारतीय नौसेना का झंडा
फहराया गया। और ये तस्वीरें देखकर आपको भी आज गर्व हो रहा होगा। आईएनएस तमाल को रशिया में बनाया गया है, इसका निर्माण रशिया में हुआ है, लेकिन इसमें भारत और रशिया दोनों की कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को मिलाकर इसे बनाया गया है। जब यह युद्धपोत रशिया में बनाया जा रहा था, उस समय वहां भारत के मिलिट्री एक्सपर्ट्स भी मौजूद थे। और सोचिए कि भारत से करीब 5000 किलोमीटर दूर रशिया में आईएनएस तमाल का निर्माण हुआ है और वहां बनाए जाने के बावजूद इसमें ब्रह्मोस मिसाइल सहित करीब 26% मिलिट्री इक्विपमेंट्स मेड इन इंडिया है। और यह वही ब्रह्मोस मिसाइल है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कई मिलिट्री बेसिस पर जबरदस्त हमला किया था और तब पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ था। आईएनएस तमाल में ब्रह्मोस मिसाइल के 2 वर्जन्स मौजूद हैं। पहला वो मिसाइल जो समुद्र में ही मौजूद किसी दूसरे युद्धपोत पर हमला कर सकती है, और दूसरा वर्जन ये जो समुद्र के किनारे किसी बंदरगाह या जमीन पर भी मौजूद किसी भी लक्ष्य पर हमला कर सकती है। इसके अलावा आईएनएस तमाल में किसी हवाई हमले को रोकने वाली मिसाइलें और दुश्मन की सबमरीन पर हमला करने के लिए टॉर्पीडो भी मौजूद है। यानी यह युद्धपोत समुद्र के साथ साथ हवा और जमीन में भी युद्ध लड़ सकता है और दुश्मनों की निगरानी भी कर सकता है। ये एक स्टेल्थ वॉरशिप है। स्टेल्थ का मतलब दुश्मन के रेडार को आसानी से ये चकमा दे सकता है, दुश्मन के रेडार इसे ढूंढ नहीं पाएंगे। आईएनएस तमाल को उसका नाम भगवान इंद्र की पौराणिक तलवार के नाम पर दिया गया है। पौराणिक कथाओं में उनके मुताबिक भगवान इंद्र को देवताओं का राजा और उनकी तलवार को सबसे ज्यादा शक्तिशाली तलवार माना जाता है, और शक्ति का यही रूप अब भारत की समुद्री सीमाओं पर भी आपको दिखाई देगा और इसीलिए इसे तमाल कहा गया है। आईएनएस तमाल पर अब भारत के लगभग 250 नौसैनिक मौजूद हैं जिन्होंने रशिया में ही इस युद्धपोत को चलाने की ट्रेनिंग ली है। और इसके साथ खुद आईएनएस तमाल की भी समुद्र में 3 महीनों तक लाइव टेस्टिंग की गई। इसमें लगे वेपन्स, सेंसर्स और सारे उपकरणों का बार बार परीक्षण किया गया। और अब यह युद्धपोत भारत आने के लिए और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है, ये तैनाती के लिए तैयार है। वर्ष 2016 में भारत और रशिया के बीच 4 युद्धपोत बनाने का एक समझौता हुआ था। इसमें से 2 युद्धपोत आईएनएस तमाल और आईएनएस तुशील रशिया में बनाए गए हैं और ये भारत को मिल चुके हैं। और बाकी के जो 2 युद्धपोत हैं वो रशिया से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद भारत में ही इनका निर्माण किया जा रहा है। और जब ये चारों युद्धपोत तैयार हो जाएंगे तब भारतीय नौसेना के पास ऐसे आधुनिक क्षमता वाले 10 नए वॉरशिप्स होंगे। आईएनएस तमाल का निर्माण भले ही रशिया में हुआ है, लेकिन भारतीय नौसेना अब बायर्स नेवी के बदले बिल्डर्स नेवी बन चुकी है। यानी इंडियन नेवी जो है, भारत की जो नौसेना है, उसकी जरूरत के युद्धपोत अब हमारे देश में ही बनाए जा रहे हैं, हम बाहर से नहीं खरीद रहे हैं। और आईएनएस तमाल भारतीय नौसेना का आखिरी वॉरशिप है जिसे विदेश में बनाया गया है। इस समय भारत के अलग अलग शिपयार्ड्स में इंडियन नेवी के लिए 59 युद्धपोत, पनडुब्बियां और दूसरे जहाज बनाए जा रहे हैं। और इस समय भारतीय नौसेना के पास करीब 140 युद्धपोत और सबमरीन्स हैं और वर्ष 2030 तक यानी अब से 5 साल के बाद इसका जो लक्ष्य है वो होगा 180 तक इसे ले जाने का। आज हमने शुरुआत भारत के नए हथियार बंकर बस्टर बॉम्ब से की थी। फिर हमने समुद्र में मिली नई ताकत आईएनएस तमाल के बारे में आपको बताया और अब हम अंतरिक्ष में भारत की नई रणनीति को आपके लिए डिकोड करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अब अंतरिक्ष में अपनी मिलिट्री पावर को और मजबूत करने वाला है। अब वर्ष 2029 तक अंतरिक्ष में 52 स्पेशल मिलिट्री सैटेलाइट्स भेजे जाएंगे और ये सभी सैटेलाइट्स पाकिस्तान और चीन सहित हिंद महासागर पर पूरी नजर रखेंगे। इनमें से 21 सैटेलाइट्स को इसरो लॉन्च करेगा और बाकी के 31 सैटेलाइट्स को 3 प्राइवेट कंपनियों की मदद से लॉन्च किया जाएगा और इस पर करीब 27,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये सभी सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगे और ये आपस में भी कनेक्टेड होंगे, जिससे ये पृथ्वी पर सिग्नल, मैसेज
और तस्वीरें बहुत आसानी से भेज पाएंगे। इस सीरीज का पहला सैटेलाइट अप्रैल 2026 में लॉन्च किया जाएगा और वर्ष 2029 तक सभी 52 सैटेलाइट्स पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिए जाएंगे और ये सारे 52 सैटेलाइट्स हमारे होंगे। इसमें कुछ सैटेलाइट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा और कुछ को पृथ्वी से ऊपर एक ऐसी कक्षा में स्थापित किया जाएगा जहां से ये पृथ्वी की किसी एक खास जगह पर, किसी खास स्थान पर 24 घंटे नजर रख पाएंगे। ये पूरा अभियान डिफेंस स्पेस एजेंसी चलाएगी जो हमारे रक्षा मंत्रालय का हिस्सा है और इन सैटेलाइट्स की मदद से दुश्मनों की रियल टाइम ट्रैकिंग हम कर पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन अपने सैटेलाइट्स की मदद से हमारे फाइटर जेट्स की रियल टाइम लोकेशन पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा था। उनकी रियल टाइम ट्रैकिंग हो रही थी जिससे पाकिस्तान की सेना को हमारे खिलाफ काफी बड़ी मदद मिली थी। अब स्पेस बेस्ड सर्विलेंस की मदद से भारत भी इन देशों की बिल्कुल सटीक निगरानी कर पाएगा और यह खबर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब युद्ध होता है तब ये हर देश की एक अग्नि परीक्षा होती है। युद्ध में पता चलता है कि किस देश ने युद्ध के लिए कितनी तैयारी करके रखी है और युद्ध की तैयारी रातों रात नहीं होती। युद्ध की तैयारी वर्षों पहले करनी पड़ती है। युद्ध के लिए अपने आप को तैयार करना एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, यह रातों रात नहीं बनाया जा सकता। और इसलिए अगर आपने देखा हो कि भारत पिछले कई वर्षों से लगातार अपने आप को तैयार कर रहा है, लगातार नए नए हथियार भारत ले रहा है, खुद बना रहा है, बाहर से टेक्नोलॉजीज ले रहा है और ये सारे हथियारों को देखने के बाद अब आपको आज काफी सुरक्षित महसूस हो रहा होगा। ये जो सैटेलाइट्स का हमने अभी आपको बताया, इस प्रोग्राम की मदद से भारत अब अंतरिक्ष में चीन को भी चुनौती देने की कोशिश कर रहा है और वर्ष 2010 में चीन के पास 36 मिलिट्री सैटेलाइट्स थे, जबकि इस समय चीन के पास 1000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स हैं और इनमें 360 से ज्यादा मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं जो अपने दुश्मन पर और पृथ्वी पर जहां भी चीन चाहे वहां पर निगरानी करते हैं। सोचिए, सिर्फ 15 वर्षों में चीन के मिलिट्री सैटेलाइट्स की संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है और इनकी मदद से ही चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हमारे बारे में खुफिया जानकारियां दी थीं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों के ठिकानों पर सटीक हमला करने में इसरो के सैटेलाइट्स ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इनकी मदद से ही पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट्स, उनकी तस्वीरें और रेडार स्टेशंस की सटीक जानकारी हमें मिल रही थी और फिर उन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करके हमने नष्ट किया था। भविष्य में ये जो ट्रेंड है ये और ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी तैयारी के लिए अब भारत 52 और नए मिलिट्री सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। भारत तो इतना सब कुछ कर रहा है तो चीन चुप बैठने वाला कहां है? चीन भी बहुत कुछ कर रहा है। इसलिए अब हम भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की कूटनीतिक साजिश को आपके लिए डिकोड करेंगे। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की साजिशों का कोई अंत नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में चीन के हर प्रकार के समर्थन के बावजूद पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। अब ये दोनों देश दक्षिण एशिया में एक नए संगठन को बनाने की तैयारी में लगे हैं। पाकिस्तान के एक अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और चीन सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के जैसा एक दूसरा क्षेत्रीय ब्लॉक या कह लीजिए दूसरा क्षेत्रीय संगठन साउथ एशिया चाइना अलायंस यानी साका का गठन कर रहा है। इस मामले में इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच बातचीत अब काफी आगे बढ़ गई है और एक रिपोर्ट के अनुसार चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश साका के सदस्य होंगे। इसके अलावा इस ग्रुप में श्रीलंका, अफगानिस्तान और मालदीव्स को भी आमंत्रित करने की योजना है। साका यानी SACA, इसकी पहली आधिकारिक बैठक इसी साल अगस्त के महीने में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हो सकती है और रिपोर्ट के अनुसार 19 जून को चीन के कुनमिंग में एक बैठक हुई जिसमें चीन और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश भी शामिल हुआ और इस बैठक का मकसद भारत के अलावा सार्क में शामिल दूसरे देशों को इस नए ग्रुप साका में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना है। इससे पहले मई में भी कुनमिंग में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक हुई थी
साका के तहत चीन और पाकिस्तान का उद्देश्य भारत को क्षेत्रीय स्तर पर अलग थलग करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है और चीन और पाकिस्तान की रणनीति यह है कि सार्क के स्थान पर साका को दक्षिण एशिया में स्थापित कर दिया जाए। अब देखिए सार्क क्या है। सार्क का गठन 8 दिसंबर 1985 को हुआ था और वर्ष 2016 से ये संगठन लगभग निष्क्रिय है। वर्ष 2014 के काठमांडू शिखर सम्मेलन के बाद सदस्य देशों के नेता एक साथ मिले नहीं हैं। वर्ष 2016 में पाकिस्तान में होने वाले सम्मेलन का भारत ने उरी में आतंकवादी हमले के बाद बहिष्कार कर दिया था और इसके बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान ने भी आतंकवाद के विरोध में सार्क से खुद को दूर कर लिया। इसी का फायदा उठाते हुए चीन और पाकिस्तान अब इस नए संगठन साका की वकालत कर रहे हैं, लेकिन भारत को बाहर रखकर, भारत के बिना सार्क में भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मालदीव्स शामिल हैं। भारत के बिना यह संभव नहीं होगा। यहां आपका दक्षिण एशिया में आपको भारत की भौगोलिक स्थिति को भी जानना चाहिए। साउथ एशिया के देशों में भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, उत्तर पूर्व में बांग्लादेश है, भूटान और नेपाल है और दक्षिण में मालदीव्स और श्रीलंका है। इस नक्शे में आप देखिए, ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं और चीन यही कर रहा है। वो चाहता है कि भारत को छोड़कर इन सारे पड़ोसी देशों को अपनी टीम में शामिल कर ले। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दक्षिण एशिया में भारत के बिना कोई गठबंधन संभव है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, यह संभव नहीं है। इसके कई कारण हैं। पहला, दक्षिण एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी वर्ष 1947 तक भारत का हिस्सा थे। नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान भी ऐतिहासिक रूप से भारत से जुड़े रहे हैं। इतिहास गवाह है कि भारत इस पूरे क्षेत्र की धुरी रहा है। दूसरा, भारत के बिना इस क्षेत्र में कोई जमीनी, हवाई या समुद्री संपर्क संभव नहीं। नेपाल और भूटान तो लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसका मतलब है कि ये दोनों देश चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए हैं और समुद्र तक पहुंचने के लिए ये भारत पर ही निर्भर हैं। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच कोई सीधा संपर्क भारत के बिना संभव नहीं। और तीसरी बात यह कि व्यापार की बात करें तो भारत नेपाल, भूटान और श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। बांग्लादेश और मालदीव्स के लिए भारत टॉप 3 में आता है। अगर आर्थिक एकीकरण की बात हो तो भारत के बिना यह भी अधूरा है। और चौथा, सांस्कृतिक और भाषाई रूप से भी पूरे दक्षिण एशिया की जड़ें भारत के साथ मिली हुई हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में बोली जाने वाली भाषाएं इंडो आर्यन या द्रविड़ सभ्यता से आती हैं, जिनका चीन या बाहरी शक्तियों से संबंध नहीं है, लेकिन हमसे है। ये क्षेत्र भारत की सांस्कृतिक इकाई का ही एक विस्तार है और आंकड़े भी ये कहते हैं कि कोई भी दक्षिण एशियाई देश भारत के आसपास नहीं ठहरता। वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या करीब 144 करोड़ थी, अब बढ़कर ये 145 करोड़ के पार चली गई है। जबकि उस समय अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव्स की मिलाकर कुल जनसंख्या 51 करोड़ के आसपास थी। तो सोचिए, हमारी जनसंख्या 144 करोड़ और इन सब की मिलाकर लगभग 51 करोड़। वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 323 लाख करोड़ की थी, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान और मालदीव्स की संयुक्त अर्थव्यवस्था मिलाकर लगभग 84 लाख करोड़ की थी। अब ये भी देख लीजिए, यानी इन देशों से भारत की अर्थव्यवस्था 4 गुना ज्यादा है। इसलिए चीन और पाकिस्तान दक्षिण एशिया की शांति और समृद्धि के लिए जितना जल्दी सच्चाई को स्वीकार कर लें, उनके लिए उतना ही अच्छा है कि दक्षिण एशियाई गठबंधन भारत के बिना संभव है ही नहीं। चीन और पाकिस्तान और बांग्लादेश के संगठन साका के बाद अब हम आपको ब्रिक्स के बारे में बताएंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए कि चीन चुपचाप साका को बनाने की कोशिश कर रहा है, चुपचाप भारत के पड़ोसी देशों से बात कर रहा है। चीन तो अभी ये नहीं चाहेगा कि ये खबर बाहर निकले, लेकिन ये खबर बाहर निकल गई है और ये सारी खबरें जो हमें मिली हैं ये सूत्रों के हिसाब से मिली हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि चीन चुपचाप इस संगठन को बनाने के लिए काम कर रहा है, चुपचाप भारत के पड़ोसी देशों से बात कर रहा है और वो चाहता है कि भारत को हटाकर, भारत को बाहर रखकर वो एक ऐसा संगठन बनाए
जिसमें भारत के सारे पड़ोसी देश शामिल हों और इस प्रकार से वो इस क्षेत्र में भारत को कूटनीतिक रूप से कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। अब ये होगा या नहीं होगा, ये आगे कहना मुश्किल है, लेकिन भारत भी एक बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। भारत अब सिर्फ अपने पड़ोसी देश या दक्षिण एशिया के देशों से ही दोस्ती नहीं कर रहा, बल्कि भारत अब दूसरे उपमहाद्वीप के देशों से भी दोस्ती कर रहा है। और अगर हम एक और संगठन ब्रिक्स की बात करें, जैसे अभी हम सार्क की बात कर रहे थे, साका की बात कर रहे थे, अब बात करेंगे ब्रिक्स की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने के लिए ब्राजील जा रहे हैं और भारत और चीन ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों में से एक है। ब्रिक्स का नाम 5 संस्थापक सदस्यों ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के नाम के पहले अक्षर से बना है, इसलिए इसे ब्रिक्स कहते हैं। हालांकि फिलहाल ब्रिक्स में 11 देश हैं। चीन और पाकिस्तान की साका नाम की साजिश का जवाब भारत की ग्लोबल साउथ नीति है और इसी नीति के तहत सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में भारत अफ्रीकी संघ के 55 देशों की आवाज बना था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीकी संघ को G20 में नए सदस्य के तौर पर शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया और बाकी के देशों ने इसे स्वीकार कर लिया। अपनी इसी ग्लोबल साउथ की नीति को मजबूत करने के लिए कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। 2 जुलाई से शुरू होने वाले 8 दिन के अपने दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी घाना जाएंगे, त्रिनिदाद जाएंगे, टोबैगो जाएंगे, त्रिनिदाद और टोबैगो जाएंगे, अर्जेंटीना जाएंगे, ब्राजील जाएंगे और फिर नामीबिया जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना से शुरू होगी। घाना वो देश है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोको उत्पादक देश है, जिससे चॉकलेट या चॉकलेट से बनी हुई चीज़ें बनाई जाती हैं। तो जिन लोगों को चॉकलेट बहुत पसंद है वो घाना के बारे में ज़रूर जानते होंगे। घाना के बाद प्रधानमंत्री मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो जाएंगे, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। वर्ष 1999 के बाद से द्विपक्षीय यात्रा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो वेस्ट इंडीज़ का हिस्सा है। आपको याद होगा वेस्ट इंडीज़, जिसकी क्रिकेट टीम एक ज़माने में बहुत मजबूत हुआ करती थी। वेस्ट इंडीज़ के मशहूर बल्लेबाज ब्रायन लारा का जन्म इसी ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में हुआ था। यहाँ भारतीय मूल के करीब 35% लोग रहते हैं, जिन्हें 19वीं शताब्दी में भारत से बंधुआ मजदूरों के रूप में वहाँ पर भेजा गया था और भारतीय मूल के लोगों ने 150 साल के बाद वहाँ भारतीय संस्कृति को आज भी जीवित रखा है और आज भी दिवाली जैसा त्यौहार वहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी अर्जेंटीना जाएंगे। 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा द्विपक्षीय यात्रा होगी। अर्जेंटीना क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। अर्जेंटीना को फुटबॉल की महाशक्ति माना जाता है। अब तक 3 बार फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीत चुका है। वर्ष 2022 का आखिरी वर्ल्ड कप भी अर्जेंटीना ने ही जीता था और अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर, मशहूर प्लेयर डिएगो मैराडोना और लियोनेल मेसी के भारत में भी बहुत फैंस हैं। लाखों फैंस होंगे, करोड़ों फैंस होंगे। और महान क्रांतिकारी चे गुवेरा का जन्म भी अर्जेंटीना में ही हुआ था, जिनकी तस्वीर आपने कभी ना कभी किसी न किसी टी शर्ट पर या पोस्टर पर जरूर देखी होगी। अर्जेंटीना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील जाएंगे। ब्राजील को भी एक फुटबॉल की महाशक्ति माना जाता है, जिसने अब तक सबसे ज्यादा 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप जीते हैं। और आखिर में वो नामीबिया जाएंगे। भारत और नामीबिया के संबंधों को आप इसी बात से समझ पाएंगे कि नामीबिया की आज़ादी के संघर्ष में भारत सबसे आगे था। संयुक्त राष्ट्र में नामीबिया की स्वतंत्रता का सवाल उठाने वाले पहले देशों में भारत भी था। और कुल मिलाकर 5 देशों की प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को भारत की ग्लोबल साउथ में मजबूत स्थिति और चीन पाकिस्तान के संगठन साका के जवाब के तौर पर भी आप देख सकते हैं। अब वक्त हो गया है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ये ब्रेक होगा 60 सेकंड का, यानी सिर्फ 1 मिनट का, और इसके बाद हम एक नई खबर के साथ आपसे मिलेंगे। कौन है जो देश की वायरिंग को सेफ बनाता है? कौन है जो देश की वायरिंग को इको फ्रेंडली बनाता है? कौन है जो जोड़े देश को?
विकसित भारत का विकसित भारत। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। आज शुरुआत में हमने आपको बताया कि कैसे भारत बंकर बम बनाने की तैयारी कर रहा है। वैसे दुश्मन के मजबूत से मजबूत बंकर को भी हम बम से भेद सकते हैं, लेकिन आज के ज़माने में अकेलेपन के बंकर को भेदना बहुत मुश्किल है। डिप्रेशन की दीवारों से घिरा ये वो बंकर होता है जिसे गिराने में कई बार वर्षों लग जाते हैं। हमारी अगली कहानी एक ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल की है जो जीवन भर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों के लिए कोड्स तो लिखता रहा, लेकिन अपने जीवन की सच्चाई को डीकोड करने में असफल रहा और अकेलापन एक वायरस की तरह उसके मन में ऐसा घुसा कि वो 5 साल तक अपने एक फ्लैट में बंद रहा। ये कहानी नवी मुंबई में रहने वाले 55 साल के अनूप कुमार नायर की है। अनूप ने पिछले 5 वर्षों से खुद को अपने ही घर में कैद करके रखा था। इन 5 वर्षों में वो ना तो किसी से मिलने के लिए घर से बाहर निकला, ना ही उसने अपने घर में किसी को अंदर आने दिया। इस दौरान उसका खाना सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए उसके घर पर आता था और धीरे धीरे अनूप का घर होम डिलीवरी के खाली डब्बों और कचरे से इस हद तक भर गया कि जब एक NGO के लोग अनूप के घर पहुंचे उसे बचाने के लिए, तो वहां पैर रखने की भी जगह नहीं थी और पूरे घर से बदबू आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि अनूप के फ्लैट में किस तरह से चारों तरफ कचरा बिखरा हुआ है। वर्षों से वहां पर सफाई नहीं हुई है, गंदे बर्तन हैं और हर कमरे में कचरे का ढेर है। इस मकान की हालत ऐसी थी कि यहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था और अनूप भी इसी कचरे के बीच पिछले 5 साल से रह रहा था। अनूप की ये बढ़ी हुई दाढ़ी और बालों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो न जाने कितने महीनों से नहाया नहीं है। लेकिन अनूप हमेशा से ऐसा नहीं था। एक ज़माने में अनूप के पास वो सब कुछ था जो एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमारे समाज में ज़रूरी माना जाता है। अनूप एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल था। अनूप की माँ भारतीय वायुसेना के दूरसंचार विभाग में काम करती थी। उनके पिता मुंबई के टाटा अस्पताल में एक अच्छे पद पर थे, यानी पूरा परिवार पढ़ा लिखा था। परिवार के लोग अच्छी नौकरियां करते थे, यानी जीवन यापन के लिए इस परिवार के पास पर्याप्त संसाधन रहे होंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि सबके बावजूद अनूप डिप्रेशन में कैसे डूब गए। ये कहानी बताती है कि डिप्रेशन की बीमारी इस बात की परवाह नहीं करती कि आप अमीर हैं या गरीब। ये बीमारी आपके मन में ऐसे घाव कर देती है जिन्हें भरने में कई बार वर्षों लग जाते हैं और कई बार तो ये आखिर तक भर भी नहीं पाते। पिछले 6 वर्षों में अनूप के माता और पिता दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे और करीब 20 वर्ष पहले अनूप के बड़े भाई ने भी आत्महत्या कर ली थी। यानी समय के साथ साथ धीरे धीरे अनूप नायर ने अपना पूरा परिवार खो दिया और इसके बाद अनूप की नौकरी भी चली गई और फिर वो पूरी तरह से अकेले हो गए और फिर इसी अकेलेपन ने उन्हें धीरे धीरे डिप्रेशन में धकेल दिया। अनूप मुंबई जैसे शहर में रहते हैं जिसकी आबादी 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा है। कहते हैं मुंबई शहर कभी सोता नहीं, इसकी चमक आधी रात में भी कभी कम नहीं होती। लेकिन 2.5 करोड़ लोगों के सपनों से भरे इस शहर में एक व्यक्ति 5 साल तक अपने फ्लैट में बंद रहा, लेकिन ना तो पड़ोसियों ने सुध ली, ना ही रिश्तेदारों ने कभी अनूप का अकेलापन दूर करने की कोशिश की। ये है आज की दुनिया और बड़े बड़े शहरों की वो कड़वी सच्चाई जहां लोग खुद को करोड़ों की भीड़ में भी अकेला पाते हैं। अकेलेपन के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसका असर धूम्रपान और मोटापे की तरह आपके शरीर पर कभी दिखता नहीं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई व्यक्ति अकेला है, वो अकेलेपन से ग्रस्त है, क्योंकि सामने से वो बिल्कुल ठीक ठाक नजर आएगा। जब आप उससे पूछेंगे क्या हाल है तो वो आपसे यही कहेगा मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो दिखाई नहीं देता। क्या आप जानते हैं कि अकेलापन एक दिन में 15 सिगरेट पीने से भी ज्यादा खतरनाक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर 6 में से एक व्यक्ति
यानी दुनिया की 800 करोड़ की आबादी में से कम 133 करोड़ लोग इस समय अकेलेपन से संघर्ष कर रहे हैं। WHO के मुताबिक 18 साल से कम के 10% युवा और 18 साल से ऊपर के 25% लोग किसी न किसी प्रकार के अकेलेपन का शिकार हैं। अगर अकेला महसूस कर रहे इन 133 करोड़ लोगों का एक अलग देश बना दिया जाए तो आबादी के मामले में यह देश भारत और चीन के बाद तीसरे नंबर पर होता। अकेलेपन की वजह से दुनिया में हर घंटे औसतन 100 लोगों की जान चली जाती है, यानी हर साल 8,71,000 लोगों की मौत सिर्फ अकेलेपन की वजह से होती है। कोई भी व्यक्ति अकेलेपन का शिकार तब होता है जब वो अपने आसपास के लोगों पर विश्वास करना बंद कर देता है। इस शब्द को नोट कीजिएगा, विश्वास। ये कम होता जा रहा है। 2021 के एक ग्लोबल सर्वे के मुताबिक अकेलेपन से प्रभावित होने के मामले में हमारा देश भारत ब्राजील और टर्की के बाद तीसरे नंबर पर है। और इसी सर्वे के मुताबिक भारत के शहरों में 43% लोग अकेलापन महसूस करते हैं, जबकि दुनिया में करीब 33% लोग अकेलेपन का शिकार हैं। WHO की रिपोर्ट में अकेलेपन को दूर करने के लिए क्या बताया गया है? आपसी मेलजोल और लोगों से बातचीत करने पर जोर दिया गया है। आपको भी रोज कम से कम किसी एक व्यक्ति से जरूर बात करनी चाहिए। आपको अपने पड़ोसी, दोस्त या रिश्तेदार से अक्सर मिलते रहना चाहिए। ये सारी बातें WHO कहता है। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि सफलता ही सब कुछ है। कई बार हम सफल बनने की रेस में रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं। हमें अपने घरों और स्कूलों में बच्चों को रिश्तों की अहमियत समझानी चाहिए। हम तो आज ये भी कहना चाहेंगे कि स्कूलों में रिश्तों का चैप्टर अब सिलेबस में भी शामिल होना चाहिए। बच्चों को समझाना चाहिए कि रिश्ते कितने अहम हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं, ताकि हमारे बच्चे शुरुआत से ही ये समझ सकें कि जितनी ज़रूरी सफलता है उतने ही ज़रूरी हमारे जीवन में रिश्ते भी हैं। लेकिन अक्सर हमारे माता पिता, हमारे घर में बड़े या स्कूल में हमें ये तो बताया जाता है कि सफल कैसे होना है, ज़्यादा पैसा कैसे कमाना है, ज़्यादा बड़ा पद कैसे लेना है, ज़्यादा नंबर कैसे हासिल करने हैं परीक्षाओं में, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि अपने रिश्तों को कैसे अच्छा करके रखें। इसे एक उदाहरण से समझिए। 1970 और 80 के दशक में हिंदी फिल्मों में एक बेहद मशहूर और सफल अभिनेत्री हुआ करती थी जिनका नाम था परवीन बाबी। आप भी आज इन्हें पहचान जाएंगे। परवीन बाबी बेहद खूबसूरत थी। उनके पास नाम था, पैसा था, शोहरत थी। आप कह सकते हैं कि वो जीवन के हर मापदंड पर सफल थी। सब कुछ तो था उनके पास, लेकिन उनका जीवन रिश्तों के मामले में बहुत कमजोर था। रिश्तों के मामले में बहुत गरीब रही। पैसा था, अमीर थी, बाकी की दुनिया के सामने वो बहुत अमीर थी, लेकिन रिश्तों के मामले में गरीब थी। जनवरी 2005 में जब परवीन बाबी की 50 साल की उम्र में मृत्यु हुई, तब वो अपने घर पर बिल्कुल अकेली थी और उनकी मृत्यु के 3 दिन के बाद पुलिस को इसकी जानकारी मिली और जीवन के आखिरी वर्षों में वो बिल्कुल अकेली थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सफलता और रिश्ते ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है। अब हम आपको मुंबई की एक और खबर दिखाते हैं और दिखाते हैं कि मुंबई में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर्स पर बैन लगाए जाने के बाद एक मोबाइल ऐप को आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है और मुंबई की बहुत सारी मस्जिदों ने अब लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है और वो इस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है ऑनलाइन अजान। ये एक फ्री मोबाइल ऐप है जिसकी मदद से कोई भी मस्जिद की अजान को अपने फ़ोन पर ही सुन सकता है और इस ऐप को तमिलनाडु की एक कंपनी ने बनाया है और ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर उपलब्ध है। मुंबई में पिछले कुछ महीनों से मस्जिदों से लाउडस्पीकर्स को हटाने का एक अभियान चल रहा था। यह अभियान मुंबई पुलिस ने चलाया था और उनका दावा है कि इन लाउडस्पीकर से नॉइज़ पोल्यूशन होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है और आसपास जो लोग रहते हैं मस्जिदों के वो भी बहुत परेशान होते हैं और वहाँ की मस्जिदों को अब सिर्फ छोटे छोटे स्पीकर का प्रयोग करने की ही इजाज़त दी गई। इस रोक के बाद अब मस्जिद के आसपास रहने वाले जो मुसलमान हैं या कोई दूर भी अगर रहने वाला है तो वो इसी ऑनलाइन अजान मोबाइल ऐप को इस्तेमाल कर सकता है और लोग कर भी रहे हैं। इस ऐप की मदद से लोग रियल टाइम में अजान को सुन सकते हैं, यानी जिस समय उनके आसपास की मस्जिद में अजान चल रही होगी ठीक उसी समय उस अजान को वो अपने मोबाइल फ़ोन पर भी सुन सकते हैं और अब मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं।
आसपास के लोगों को डिस्टर्ब करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको जब अजान सुननी है, आप अपने मोबाइल फोन पर इस ऐप में उस अजान को सुन सकते हैं। देखिए, जब से माइन जुमा मस्जिद ने डाउनलोड किया हुआ है तो उसके बाद से अजान लाइव अपने मोबाइल में सुनने में आती है और आराम से जो है नमाज का टाइम टेबल मालूम पड़ जाता है। उसमें कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होती है। बस आपको इस पर मस्जिद सिलेक्ट करनी है, सिटी से शहर सिलेक्ट करना है और आप जो है कहीं भी बैठकर जो मस्जिद में लाइव अजान होती है वो आप लाइव रियल टाइम सुन सकते हैं। अब आप ज़रा सोचिए कि ये काम तो पहले भी किया जा सकता था, ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सकता था, लेकिन हमारे देश में जब तक पुलिस लोगों को मजबूर नहीं करती, कानून लोगों को मजबूर नहीं करता, तब तक लोग कई बार फैसला नहीं ले पाते। इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर किया जाए और लोग थोड़ा आराम से बैठकर ध्यान से ये सोचें कि क्या इसका कोई नया उपाय निकाला जा सकता है, क्या हम खुले दिमाग से कोई सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या लोग सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। हर समस्या का एक इलाज है, लेकिन क्या हम उस इलाज के लिए तैयार हैं, उस सॉल्यूशन के लिए तैयार हैं। ये एक बहुत अच्छी केस स्टडी है, बहुत अच्छा उदाहरण है कि आपको याद होगा मस्जिदों में जो अजान होती थी और लाउड स्पीकर का जो प्रयोग होता था, ये हमारे देश के हर छोटे बड़े शहर में, हर इलाके में एक विवाद का विषय बन गया था। बड़ा विवाद इस पर होता था, लोगों के झगड़े हो जाया करते थे। आसपास के लोग कई बार कहते थे कि हम बहुत परेशान हो रहे हैं। लेकिन आज हम ये बात कहना चाहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये सब पर लागू होना चाहिए और सिर्फ एक धर्म नहीं, बाकी के धर्म के जो लोग हैं वो भी चाहें तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से बाकी के आसपास के लोगों को परेशानी ना देकर एक मोबाइल ऐप के ज़रिए ही अपनी आस्थाओं को लेकर वो अजान सुन सकते हैं या जो भी वो सुनना चाहें अपने धर्म के हिसाब से वो सुन सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। अब वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। ये ब्रेक थोड़ा लंबा होगा, ये ब्रेक है 3 मिनट का और 3 मिनट के बाद हम एक बहुत ही बेहद दिलचस्प कहानी आपको सुनाने वाले हैं। Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभारंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देते आ रहे हैं हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212 पर। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। Become a proud Prestigian. Pursue BBA and MBA at PIMR Indore. Get 100% placement support. Industry-focused curriculum. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. This is no ordinary sky. This is where legends are born. Clear to space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. Start successful legal career with Prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure, shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore.
क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस, 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। अगर आपको भी लगता है कि आप अपनी बुरी आदतों के शिकार हो चुके हैं, बदलाव से आपको डर लगता है और अब आप उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं जहां से अपने जीवन को पटरी पर लाना, अपने आप को बदलना आपके लिए लगभग नामुमकिन हो चुका है, तो हमारी आज की कहानी आपके लिए है। ये कहानी 50 साल की एक महिला की है जिनका नाम है एनी मैरी चाकर। ये पत्रकार और लेखक होने के साथ साथ एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी हैं और आज पूरी दुनिया में लोग स्लिम दिखना चाहते हैं, पतले दिखना चाहते हैं, साइज 0 फिगर अपनाना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि वो वज़न कम कर ले और इसके लिए वो कुछ भी करना चाहता है। आजकल स्लिम या पतला होने को ही असल में खूबसूरती का पैमाना मान लिया गया है। और आपने भी देखा होगा आजकल बहुत सारे लोग हर कीमत पर वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो पतले हो गए, वज़न कम हो गया तो वो सुंदर खूबसूरत दिखने लगेंगे। और आजकल तो वज़न कम करने की बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं क्योंकि लोग व्यायाम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, जो चाहे खाना चाहते हैं और पसीना भी नहीं बहाना चाहते, फिर भी वज़न कम करना चाहते हैं। सुंदरता की ऐसी अंधी दौड़ है। लेकिन इस महिला ने अपने जीवन के बदलाव से पूरी दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की है कि असली सुंदरता स्लिम या पतला होना नहीं है, बल्कि शरीर को मजबूत बनाना है। आपका शरीर अगर मजबूत है तब वो असली सुंदरता कहलाएगी। अगर आपका शरीर पतला है और आप स्लिम हैं, ये सुंदरता नहीं है। एनी मैरी अपने जीवन के 5वें दशक में यानी 50 साल की उम्र में पहली बार बॉडी बिल्डर एथलीट के तौर पर स्टेज पर उतरने वाली हैं। लेकिन कुछ वर्ष पहले तक वो अपनी उम्मीदों के साथ साथ अपने हौसले, सपने और यहाँ तक कि शरीर को भी लगभग गंवा चुकी थी। एक बड़ी और सफल लेखिका होने के बावजूद पहले उनका अपने पति से तलाक हुआ, फिर उनके पिता की मौत हो गई। इसके बाद एनी ने खुद को शराब के नशे में डुबो दिया। उनके ऊपर उनके 2 छोटे बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी थी और जिसकी वजह से वो उदासी और जिम्मेदारियों के बोझ में भी दब गई। और इस दौरान उन्होंने अपने आप को शराब की लत लगा ली और अपने मन और शरीर को भी एक तरह से कूड़ेदान में तब्दील कर दिया। उनके मन में नकारात्मक विचार भरने लगे और वो उल्टा सीधा खाना खाने लगी। लेकिन फिर एक दिन कहानी में मोड़ आया जब वो वर्ष 2019 में अपनी बेटी के साथ एक दूसरे शहर में पहुंची और यहाँ एनी की बेटी को एक हॉकी के टूर्नामेंट में हिस्सा लेना था। उस समय एनी ने एक महिला को एक जिम में वेट लिफ्टिंग करते हुए देखा। उस महिला में उन्हें गजब की ऊर्जा और आकर्षण दिखाई दिया और फिर एनी ने उस अनजान महिला से बातचीत की, उससे पूछा और यहीं से एनी के मन में भी वेट लिफ्टिंग करने का ख्याल आया। इससे पहले उन्होंने हमेशा अपने शरीर को दुबला रखने की कोशिश की। उन्हें भी साइज 0 फिगर की चाहत थी। उन्होंने इस पर खूब पैसा भी बहाया। लेकिन जब वेट लिफ्टिंग से उनका परिचय हुआ तो उन्हें समझ में आया कि असली सुंदरता स्लिम दिखने में नहीं बल्कि मजबूत दिखने में है। और बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग करते हुए एनी ने अपने शरीर को सुधारा और उनका मन भी उसके बाद नियंत्रण में आ गया। गंदे खान पान और शराब की आदत छूट गई, रिश्तेदारों और दोस्तों से फिर से मिलने लगी और धीरे धीरे यह बदलाव उन्हें शराब के नशे में डूबी एक लेखिका से एक मजबूत बॉडी बिल्डिंग के मंच पर ले आया। ये कहानी बताती है कि बदलाव की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई शॉर्टकट, लेकिन मन में बोया गया सकारात्मक बदलाव का एक मामूली सा बीज जब कुछ अरसे की मेहनत के बाद
सफलता की शाखाओं के रूप में चारों दिशाओं में फैलता है तो फिर जीवन खुशियों से भर जाता है। तो 50 साल की उम्र में आकर अगर ये महिला अपने शरीर को बदल सकती हैं, अपने मन को बदल सकती हैं, अपनी जिंदगी को बदल सकती हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और दुनिया अब बदल गई है। अगर आप नाराज होंगे तो लोग आपको मनाना नहीं बल्कि छोड़ना पसंद करेंगे। नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और मुझसे 10वीं पास आप